तो समस्त प्यारे विद्यार्थी आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलती है होगी। और हम आपको विदित है कि आप लोग हमारा संभव प्रयास कर रहे हैं, रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आपको हम NTPC और ग्रुप डी की एग्ज़ाम तैयारी करा रहे हैं। और साथ में आपको हम साथ में मैथमेटिक्स का प्रश्न और रीजनिंग का प्रश्न और जीके जीएस के प्रश्न कवर हो रहे हैं। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं, आपके लिए हर समय प्रयास करेंगे, सही सटीक और ऑथेंटिक प्रश्न के माध्यम तैयारी करवाएंगे। और आप बता दें, हम अभी तक जितनी वीडियो बना चुके हैं आपको इसकी जानकारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी और कांस्टेबल करके डाला है। तो यहाँ पर कांस्टेबल एग्जाम तो हो चुका है और बस आपके लिए 2 एग्जाम रह चुके हैं। तो एक तीर 2 शिकार होंगे। बिल्कुल सही ऑथेंटिक जानकारी पढ़ाएंगे, जो न्यू अप टू डेट प्रश्न हो रहे हैं वैसे प्रश्न कवर करा रहे हैं। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे 80-90% हम गारंटी लेके देते हैं, आप ध्यान रखें। और जो RPF कांस्टेबल हाल ही में एग्जाम हुआ उसके प्रश्न तो अभी चल रहे, ध्यान रखें। उसके हम मैथ भी प्रश्न कर रहे हैं, रीजनिंग भी कर रहे हैं और जीके जैसे भी कर। अभी जो आप रीजनिंग के प्रश्न देख सकते हो, मैथ्स का देख सकते हो, जीके जैसे का देख सकते हो, सभी के सभी RPF कांस्टेबल में हाल ही में एग्जाम हुए अप टू डेट प्रश्न चल रहे हैं। और आप लोग पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। चलिए चलते हैं। इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट में डले हैं। पहला प्रश्न अभी देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पर। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब हमें बात कर रहा है 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति कहा जाता है। और इसके शुभारंभ याद रखिएगा 10 मई 1857 हुआ था। ये प्रश्न ही पूछ चुका है। यहाँ पर आपको प्रश्नों के पैटर्न समझ में आएगा, किस प्रकार का प्रश्न पूछा था, कौन से टॉपिक का प्रश्न पूछा था और कितनी गहराई से प्रश्न पूछा है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र आपको पता होनी चाहिए फिलहाल कि आपके एग्जाम में पूरे जीके जीएस की बात करें तो 50 प्रश्न आते थे। हम एक वीडियो में 25 प्रश्न बताएंगे और सेकेंड वीडियो में 25 प्रश्न बताएंगे। इस प्रकार से आपके 50 प्रश्न 2 वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी, आप लास्ट तक देखिएगा। इसके माध्यम से हम टॉप 25 प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं और हो सके तो आपको व्याख्या से समझाएंगे। तो आप लोग बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या 1857 क्रांति हुआ था। तो इसमें आपको बोल रहा है विफलता का कारण क्या है। अब देखिएगा, ऑप्शन में दे के रखा है। रियासतों का सक्रिय समर्थन न होना, विद्रोहियों के प्रभावी नेतृत्व का अभाव। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन बिल्कुल क्या है आपके सत्य हैं। तो रियासत जो हुआ करते थे उन्होंने समर्थन नहीं किया, जिस कारण से क्रांति का विफलता का सामना करना पड़ा और विद्रोहियों के प्रभावी नेतृत्व का अभाव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते विद्यार्थियों। वह शानदार सही सटीक जानकारी दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा या से आर्थिक अवसंरचना का के उदाहरण है। ये फालतू इस है का की करके बिगाड़ दिया है। तो बात कर रहा है आपको जो अवसंरचना की बात हो, मतलब जो भारत की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में सबसे अधिक भूमिका किसकी है। यहाँ संग्रहालय की भूमिका होती है, पार्कों की भी होती है, विद्यालय की होती है, लेकिन सड़कें और पुल जैसे आप पता होनी चाहिए कि सड़कें और जो पुल होंगी तो जिससे आपका यातायात साधन, व्यापार, वाणिज्य अधिक हो पाएगा, सुगम होता है। इस कारण से आपको ऑप्शन नंबर 4 टिक करना था, समझे। तो आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए सड़कें व पुलों की आवश्यकता अति अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है प्रश्न। हर प्रश्न आपको इंगित कर रहा है, करता रहेगा कि इस प्रकार का प्रश्न आ सकता हूँ मैं और कितनी गहराई से पूछा जा सकता हूँ, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न हम 25 प्रश्न दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। और RPF कांस्टेबल के ही प्रश्न हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करके NTPC ग्रुप एग्जाम आएगा, लिख के रख लीजिएगा। वही टॉपिक वही अध्याय आएंगे। और उसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं न्यू अप टू डेट प्रश्न होंगे। और NTPC ग्रुप डी के जो पिछले ईयर के प्रश्न हैं वहाँ के भी प्रश्न हमने कवर कराया है। कांस्टेबल एग्जाम चल रहा था, उस चलने से पहले हमने वही प्रश्न कवर कराया था। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैसे बिल्कुल सेम टू सेम वही टॉपिक के और वही पैटर्न फॉलो करके प्रश्न आया था कांस्टेबल में। तो वही तो हम कह रहे हैं, सबका तीनों का जो एग्जाम पैटर्न सेम है, थोड़ा बहुत प्रश्न बदलता है, बस हम वो सब पढ़ाएंगे। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस तक पहुंच प्रदान करने के लिए उन्नत ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा विभिन्न सामाजिक सुरक्षाओं योजनाओं के लिए, ठीक है। इस प्रकार से हमें करंट अफेयर के रूप में भी कम से कम विद्यार्थियों को कहना होगा कि 10 से 12 प्रश्न आए थे। और आप खुद देख लीजिएगा वीडियो के माध्यम से, 2 पार्ट में पूरा 50 प्रश्न कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा,
हड़प्पा सभ्यता में खालिस्तान की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। सीधी बात नो बकवास। पत्थरों की जो मूर्ति बनाई गई है, ये जो मूर्ति बनाई गई है वो किस पदार्थ की बनाई गई है, किस चीज़ की बनाई गई है, और आप पता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक एक बार पूछ लिया उससे हर शिफ्ट में हर दिन आपको वही पैटर्न का या वही टॉपिक का प्रश्न पूछा। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न आप कई बार पूछ चुका है। 1921 में याद रखिएगा दयाराम साहनी ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का उद्गम है सिंधु घाटी नदी के आसपास हुआ है या इसका विकास हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्तियां मिली हैं आप याद रखिएगा वो पत्थरों से बनी है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा यही टॉपिक पूछा जाएगा अगली बार। 1947 के आसपास भारत में कृषि क्षेत्र, याद रखिएगा कृषि क्षेत्र के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण समस्या थी। तो यहाँ बात हो रहा है जो 1947 मतलब आज़ादी के समय की बात है। आसपास भारत में कृषि होता था, और आपको पता होनी चाहिए वर्तमान समय में और पहले समय भी हमारे पूरा भारत कृषि पर आधारित था। अर्थव्यवस्था अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। और वही उस समय की बात कर रहा, जो कृषि क्षेत्र में क्या समस्या थी वो देखिएगा, मानसून पर निर्भरता। ठीक है, उस समय अधिकांश हमारे पास कह सकती हो क्या नहीं थे, साधनों के अभाव था। तो जो भी फसल या कृषि हुआ करती थी वो मानसून पर आधारित थी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमें अब इंगित करता देखिएगा, यहाँ पर क्या था 1947 में स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खालिस्तान। अब देखिएगा 1947 के पूर्व की बात कर रही, संध्या के पूर्व कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी जिसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर। अभी मैंने बताया हूँ अभी भी भारत कृषि प्रधान देश है, और आज़ादी के समय और आज़ादी के पहले भी क्या था, कृषि प्रधान देश था, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। इसलिए अभी बोला था मैं आवागमन जो सड़क है। तो आप देखिएगा कितना कनेक्ट करके प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, शहनाई को बजाने में कितने छिद्रों का उपयोग किया जाता है। ये ऐसा प्रश्न क्या पूछा देखिएगा आपको, जो शहनाई है और यही पूछ लेता प्रमुख शहनाई वादक। तो आपको पता होनी चाहिए प्रमुख शहनाई वादक कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चलिए, जैसे आपको पता होना चाहिए प्रमुख शहनाई वादक भारत में कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, याद रखिएगा। और इनकी प्रश्न की बात करें तो अनेक एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या भारत रत्न मिला है। बिल्कुल मिला है, याद रखिएगा। और 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला दिया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कहलाता है। और वहीं पर बात करें तो शहनाई बजाने के लिए 1947 में देश की पहली स्वतंत्रता जो मनाया जा रहा था दिल्ली में, याद रखिएगा, वहाँ पर शहनाई बजाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें आमंत्रण दिया गया था। ठीक है, और इस प्रकार से प्रश्न आपको प्रमुख वादक व किस प्रकार से बने होते हैं, किस प्रकार के बने होते हैं, किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इन सबको प्रश्न पूछ रहा है। देखिएगा अभी देखते रहिएगा, आपको हर दिन आपको हम कवर कराते रहेंगे, आप खुद समझने लग जाओगे प्रश्न का पैटर्न क्या है। मैथ्स का पैटर्न वही है, रीजनिंग का पैटर्न वही है, गांठ बांध लो जो बात बताया जा रहा है, समझे। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 जिसे हम ग्रैंड ट्रैंक रोड का एक खंड कहते, याद रखिएगा, भारत का एक प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से खालिस्तान तक जाता है। याद रखिएगा, अगर आप बोला जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे 2, इसे हम ग्रैंड ट्रैंक रोड भी कहते हैं। और इस प्रकार से आपको हर शिफ्ट में एक न एक NH नेशनल हाईवे का प्रश्न पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न पूछा है, 1857 क्रांति का प्रश्न पूछा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रश्न पूछा है कि नहीं। तो याद रखिएगा कोलकाता तक, दिल्ली से लगा के कोलकाता तक NH2 का एरिया है जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, याद रखिएगा। और यह भारत का सबसे पुराना सबसे लंबा सड़क माना जाता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नवंबर 2024 में डिजाइन कानून पर राजनयिक सम्मेलन खालिस्तान में हुआ था। तो डिजाइन लॉ एक प्रकार का
संविधान कानूनी प्रक्रिया है जिसका जो बैठक याद रखिए विद्यार्थियों सऊदी अरब में हुआ था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सितंबर 2024 में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर खालिस्तान कर दिया और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में भी राजधानी है लेकिन उसका नाम अब विजयपुरम कर दिया गया है। इस प्रकार से आप देखिएगा ये करंट अफेयर का सीए का प्रश्न था। तो करंट अफेयर का प्रश्न आपको कितना 2024 का पूछा, एग्जाम 25 में हुआ है, आप पता होनी चाहिए कांस्टेबल का। और पोर्ट ब्लेयर हम बता चुके राजधानी किसकी थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था और है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम अब हो गया श्री विजयपुरम। मैंग्रोव वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं याद रखिएगा, तो डेल्टाई क्षेत्रों में। जैसे बात करें अगर एरिया का नाम बोलता तो हम बोल देते पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा। जो नदियाँ इसी क्या बनाती हैं आपके पास, डेल्टा है, जो भी नदियाँ डेल्टा बनाएंगी वहाँ पर आपको मैंग्रोव मिलेंगे। तो हमारे भारत में अधिकतर गंगा का जो बहाव लास्ट क्षेत्र एरिया कहलाता है, याद रखिएगा। भारत में क्या बनाता है, वो डेल्टा का निर्माण करता है गंगा नदी। तो गंगा नदी के मुहाने पर मैंग्रोव पाए जाते हैं और जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है जिसकी राजधानी क्या है, कोलकाता है। और रही बात यहाँ पर जो कोलकाता है, याद रखिएगा ये हुगली नदी पर प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बनता है, समझे। यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं। और सुंदरवन का डेल्टा है, याद रखिए। हाँ, और कहाँ पर मिलता है सुंदरवन का डेल्टा, याद रखिए सुंदरवन का डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में है। ये पूछते यहीं पर क्या पाया जाते हैं, मैंग्रोव वन। बहुत शानदार प्रश्न पूछा है और बिल्कुल कनेक्ट कर करके प्रश्न देता है वही टॉपिक को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन समाप्त कर दिया। आपको बता दें भारत में 1857 में लड़ाई हुई थी जिसे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहते हैं। इस लड़ाई के बाद इंग्लैंड या ब्रिटिश सरकार ने जो कंपनी को सत्ता सौंपा था भारत में शासन करने का, जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके शासन को समाप्त कर दिया। किस अधिनियम के तहत, याद रखिएगा, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत समाप्त कर दिया। क्योंकि 1857 में जब पहली लड़ाई हुई थी तो जीते तो भाई भारतवासी नहीं थे, लेकिन इतना बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिया था भारतवासियों ने कि उन्हें डर लगने लगा इंग्लैंड के लोगों को। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और खुद वहाँ से शासन करने लगे, समझे, याद रखिएगा। बहुत सारा प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न में कहता है 7 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 में अलेक्सी सरना को हराकर अर्जुन एरिगेसी वैश्विक शतरंज रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पहुंच गए थे। याद रखिएगा नंबर रहेगा दूसरा, ठीक है, दूसरे स्थान पर पहुंच गए थे। इस प्रकार से करंट पर हमें 2024 का मिल रहा है। तो अभी याद रखिएगा आगामी भर्ती आपको पता है 25 में एग्जाम हो ही सकता है आपके जुलाई अगस्त तक। तो आप याद रखिएगा 24-25 का करंट पर पढ़ लीजिएगा करंट पर, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या प्रथम स्वतंत्र संग्राम की विफलता का कारण नहीं था। अभी देखिएगा, अब भी हमें एक प्रश्न पूछा था 1857 की क्रांति का विफलता का कारण कौन सा था, ना पूछा, बताइएगा, पहला ही प्रश्न आया था, उसी के जैसे प्रश्न फिर आया है, लेकिन ये ऑप्शन में अलग दे के रखा है। वही तो कह रहा है प्रश्नों की कनेक्टिविटी, और यही टॉपिक, इसी प्रकार के प्रश्न, यही टॉपिक के प्रश्न आप एग्जाम में छपने वाले हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी पे कांस्टेबल हो चुका है और अदर परीक्षाओं में बात कर एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल है कि नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आएगा स्वतंत्र संग्राम की विफलता का कारण नहीं था, कह रहा है नहीं था, याद रखिएगा। तो पहला श्रेष्ठ ब्रिटिश सैनिक प्रौद्योगिकी था, विद्रोहियों में एकता का भाव, विद्रोह का सीमित भौगोलिक विस्तार और विदेशी ताकतों द्वारा मजबूत समर्थन, याद रखिएगा यही कारण नहीं था, बाकी सब कारण थे विफलता का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आप हर प्रश्न को समझना विद्यार्थियों, और समय रहते आपको हर प्रश्न को याद करना, समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसको टॉपिक उठा के आप पढ़ना है। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता कौन करता है और उनका आधिकारिक पदनाम क्या, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमें ग्राम न्यायालय की बात कर रहा है। तो न्याय अधिकारी के रूप में नामित एक न्यायिक अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है, ठीक है, नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ग्राम न्यायालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श द्वारा नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या को सबसे अच्छी तरह से निरूपित करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु का द्रव्यमान। याद रखिएगा, इस प्रकार से हम परमाणु का प्रश्न पूछा है तो आपको परमाणु के समस्त थ्योरी और समस्त उसके जो सिद्धांत हैं या जिसका थ्योरी है पूरा पढ़ लीजिएगा, समझे। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है जो कौन कौन इंगित करता है, जो परमाणु होता है उसके जो बीच में या जो केंद्र में नाभिक होता है, याद रखिएगा नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उन दोनों को मिलाकर परमाणु भार का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अक्टूबर 2024 में किस भारतीय आईटी कंपनी ने उद्योग विशिष्ट उद्योग मामलों के लिए एआई समाधान लॉन्च करने के लिए NVIDIA के साथ सहयोग किया है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे करंट अफेयर के रूप में आपको हमेशा 2024 का ही प्रश्न पूछ रहा है। याद रखिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसके साथ एआई निर्माण करने का शुरुआत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा से युग सम्मिलित नहीं है। अभी हमें 1857 क्रांति का प्रश्न जो कह सकते हो तीसरा चौथा प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न हमें इंगित कर रहे हैं एग्जाम में आ सकते हैं। पैटर्न वही रहेगा, याद रखिएगा, वही टॉपिक पूछेगा। तो सम्मिलित है क्या, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका केवल चौथा राइट होगा। ठीक है, मतलब कौन 1857 की क्रांति में कहाँ से विद्रोह का शुभारंभ कर रहा था या उसका मेजबान नियंत्रण में क्रांति चल रही थी। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका नहीं सम्मिलित। याद रखिएगा, लखनऊ से जो क्रांति का विरोध कौन कर रहा था, बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे और इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि यहाँ से कौन था, क्योंकि एग्जाम में आप प्रश्न देख पा रहे होंगे लखनऊ से बेगम हजरत महल जो क्रांति का विद्रोह कर रही थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से कौन कर रहा था, जी यही तो आपका आंसर क्या है, इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे। तो कौन थे आप कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, किस भूवैज्ञानिक घटना के कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा गोंडवाना भूमि के टूटने और अववाह होने से। आपको पता होनी चाहिए भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है, आपको पता होगा जो इतना एरिया पूरा क्या कहलाता है, आपका प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। यही एरिया गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह होने से बना है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा है, इस प्रकार से पठारों का निर्माण हुआ प्रायद्वीपीय पठार का। 1997 में कौन सा राज्य राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश के केंद्र में था, जिसे राष्ट्रपति के आर नारायण के पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। तो ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 1997 में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश में था, लेकिन राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज दिया गया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में मार्च से अगस्त 2024 तक CPI आवास किराया मुद्रास्फीति से क्या रुझान दर्शाता है। रखिएगा, तो उल्लेखनीय वृद्धि। ठीक है, उल्लेखनीय वृद्धि। अधिकांश प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 2024 के ही आपको करंट अफेयर को पूछ रहा है। धौलावीरा खालिस्तान में, याद रखिएगा, धौलावीरा एक प्रकार का आपका सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है या कस्बा। याद रखिएगा, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा और आपका मोहनजोदाड़ो सब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न है। अभी आप देख पा होंगे 2 प्रश्न आपको सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न आ गया है कि नहीं। धौलावीरा में जो पत्थरों का उपयोग विशाल किलेबंदी के निर्माण के लिए किया गया था। इस प्रकार से आपको इतना प्रश्न डीपली पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप समझ है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा 1907 में। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था। तटीय कहने का मतलब ये है कि उड़ीसा हमारे भारत के पूर्व में स्थित एक समुद्र तटीय राज्य है, जिसका प्राचीन नाम उड़ीसा नहीं था, प्राचीन नाम क्या था, कलिंग था। वर्तमान में उड़ीसा कहते हैं, जिसकी राजधानी वर्तमान में क्या है, भुवनेश्वर। याद रखिएगा, भुवनेश्वर। इस प्रकार से आपको राज्य का भी प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न देखिएगा,
सितंबर 2023 में लॉन्च होने के बाद भारत का प्रथम सोलर मिशन L1 2024 में किस तारीख को L1 बिंदु पर पहुंचा? रखिएगा 6 जनवरी। इस प्रकार से डीपली प्रश्न पूछा, देख लीजिए, ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न रहा। इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से 25 प्रश्न कवर कराया है। इस प्रकार से हम आपको क्रमशः बाकी बचे प्रश्न भी कवर कराएंगे। बस आप लोग क्या करना है, पढ़ना है। जो भी समस्या कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, जीके जीएस का वीडियो सब मिल जाएंगे। बस आप लोग एक बार विजिट करें और आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं बोल दीजिएगा। हम आपको हर संभव प्रयास करेंगे सही, सटीक और ऑथेंटिक वीडियो के माध्यम से आपको तैयार करवाएं, जिससे आपकी भर्ती परीक्षाओं में सफलता आराम से मिल सके। और बिल्कुल अप टू डेट प्रश्न चल रहे हैं, चिंता ना करें। जो एग्जाम अभी हम प्रश्न कवर कर रहे हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, या आपका हाल ही में एग्जाम हुआ है कांस्टेबल का, उसी के प्रश्न चल रहे हैं। बिल्कुल सही, सटीक और रियली PDF आपको हम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, समझे। बिल्कुल चिंता न करें और अपने साथियों के पास भी साझा करें जो पढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है। आप भी पढ़ें, साथी बढ़े। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद आपका, अपने में देखा।